हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर्स यानी कि 12 से लेकर 18 फरवरी 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पोर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको मैं कवर करने वाली हूँ। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज के हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICAI, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या फिर हम कहें ICAI, तो इसके नए अध्यक्ष ये बने हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इमेज में आप देख सकते हैं ये है रंजीत कुमार अग्रवाल जो बने हैं ICAI के नए अध्यक्ष। अब ये तो बने हैं अध्यक्ष, वहीं अगर हम बात करें उपाध्यक्ष की तो उपाध्यक्ष बने हैं चरणजोत सिंह नंदा, ICAI के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं। अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं ICAI। फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी हुई थी 1949 में। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर तो ये है इसका नई दिल्ली में। और अध्यक्ष की बात करें तो ये अभी बने हैं, नाम है इनका रंजीत कुमार अग्रवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ये कौन बने हैं? आपसे पूछे IRCTC के नए चेयरमैन और CMD। देखिए, न्यूज़ आपने 2023 में ज़रूर सुनी होगी, तब इनकी अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन अभी इन्होंने पदभार संभाल लिया है तो फिर से एक बार ये न्यूज़ में आ गए हैं। और इसीलिए क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें पूछा गया है IRCTC के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ये कौन बने हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा संजय कुमार जैन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि संजय कुमार जैन ये बने हैं IRCTC के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक। अगर हम बात करें IRCTC की तो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। रेल मंत्रालय के अंतर्गत ये बना था और स्थापना इसकी हुई थी 1999 में। अब देखिए, ये तो हुआ है IRCTC। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अभी फ़िलहाल रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ये कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोई लेडी बनी है, पहली बार बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम आप मुझे बताओगे कि रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष कौन बनी है। और इसके अलावा आप मुझे बताओगे कि वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन है। ठीक है, इन दोनों के ही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो देखिए, अभी जो है 16th फाइनेंस कमीशन ये लागू हो चुका है और इसमें अभी अध्यक्ष बने थे जिनका नाम था डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अब इन्होंने पहली बैठक बैठाई है तो वो कहाँ हुई है? तो वो हुई है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही ध्यान रखना है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और इससे पहले यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था NK सिंह। अब ये तो 16th और 15th हो गए। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो वो थे KC नियोगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा गया है। ठीक है, तो KC नियोगी जी का नाम भी आपको ध्यान रखना है जो कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, इससे पहले थे NK सिंह। ये नंबर आपको ज़रूर याद रखना है, 16th फाइनेंस कमीशन के ये बने हैं। अब ये तो है अध्यक्ष, लेकिन इनके अलावा 4 और व्यक्ति हैं जो इसके सदस्य हैं जिनका नाम है एनी जॉर्ज मैथ्यू, AN झा, सौम्य कांति घोष और निरंजन राज्याध्यक्ष। तो ये चारों नाम भी आपको याद रखने हैं। अब देखिए, वित्त आयोग का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो संविधान में अगर हम जाएं तो संविधान का जो अनुच्छेद 280 है इसके अनुसार वो बात करता है वित्त आयोग की। गठन इसके करते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, इसका गठन होता है प्रत्येक 5 वर्ष या फिर उससे पहले इसका जो गठन वो किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। स्पेशली आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है जो कि है आर्टिकल नंबर 280। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने जनवरी 2024 माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसे चुना है?
तो देखिए आईसीसी क्या करता है, हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ वो चुनता है। तो अभी यहाँ पर बात हमने की है जनवरी 2024 की। तो जनवरी 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ ये चुने गए हैं सामर जोसेफ जो कि वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी है, और एक चुनी गई है एमी हेंटर जो कि आयरलैंड से है। मतलब दोनों कैटेगरी में, पुरुष कैटेगरी में सामर जोसेफ फ्रॉम वेस्ट इंडीज एंड ये है एमी हेंटर फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, और यहाँ पर नोट देने वाली बात ये है कि जो सामर जोसेफ हैं ये आईसीसी मासिक पुरस्कार को जीतने वाले वेस्ट इंडीज़ के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इनका नाम आपको ध्यान रखना है, सामर जोसेफ एंड एमी हेंटर फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ एंड आयरलैंड रिस्पेक्टिवली, राइट। फिर है आपका आईसीसी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। आईसीसी स्थापना इसकी हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है इसका दुबई में, और इसके जो वर्तमान सीईओ है वो है जॉफ अर्लार्डिस, और अध्यक्ष इसके ग्रेग बार्कले जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं लेबनान से, कौन, नफाक सलाम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं नफाक सलाम, जो कहाँ से हैं, जो कि बिलोंग करते हैं लेबनान से। अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उसके द्वारा 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसने कार्य प्रारंभ किया था 1946 के 18 अप्रैल से। इसके मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात करें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको देखने के लिए मिलेगा नीदरलैंड के द हेग में। और इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो सदस्य देश की बात करें वो है 193। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा के द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं, कितने सालों के लिए, 9 सालों के लिए। ठीक है, फिर है 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड को जारी करने वाला भारत का पहला राज्य ये बन गया है असम। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आयुष्मान कार्ड की बात करें तो देखिए आयुष्मान कार्ड ये आयुष्मान भारत योजना के तहत एक स्कीम या फिर आपका एक कार्ड है, जिसमें क्या था, तो देखिए आयुष्मान भारत योजना इसकी शुरुआत ये भारत शासन के द्वारा केंद्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की गई थी। बेसिकली इसमें 2 चीज़ों को कवर किया था। अब वो दो चीज़ क्या थी, पहला तो था कि देश में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्थापित करना, और दूसरा था 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख प्रति वर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना। ठीक है, तो उसी के तहत ये था आपका आयुष्मान कार्ड, और ये अभी 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड को जारी करने वाला राज्य तो ये बन गया है कौन सा, असम। फिर है नामीबिया के नए कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो देखिए नामीबिया की बात करें नए कार्यकारी राष्ट्रपति तो ये बने हैं नांगोलो मम्बुवा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नामीबिया की बात कर लेते हैं, महाद्वीप इसमें कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये आप देखोगे तो ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। और इसमें अगर हम बात करें राजधानी तो ये पड़ जाती है इसकी विंडहोक, और मुद्रा जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है वो है नामीबिया डॉलर, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है सारा कुई-गोंगोलवा। ठीक है, राष्ट्रपति चुने गए हैं कार्यकारी नांगोलो मकुम्बा, क्योंकि इसके जो पहले राष्ट्रपति थे उनकी जो है डेथ हो गई थी, तो उसी के बाद में अभी कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया था किसको, नांगोलो मकुम्बा को। फिर है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जिसको हम कहते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, ये कब मनाया गया, तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये मनाया गया है 12 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये हम मनाते हैं 12 फरवरी को। थीम अगेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि कृत्रिम इंटेलिजेंट, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और आजकल जो एआई का टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। ठीक है, तो थीम है इसकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्थिक विकास के लिए उत्पादकता इंजन, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक्स ग्रोथ। फिर एक किस देश में प्रवासियों के बीच एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया। तो देखिए एहलान मोदी कार्यक्रम की बात करें तो इसका आयोजन ये हुआ है कहाँ पर, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में,
तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अबू धाबी में हुआ है एहलान मोदी कार्यक्रम। अब ये एहलान मोदी क्या होता है? तो एहलान का मतलब होता है नमस्ते मोदी, और इसका आयोजन हुआ है कब से कब तक? 13 से लेके 14 फरवरी 2024 के बीच में। और उद्देश्य क्या है इसका? तो दुबई के साथ में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना, ये बेसिकली इस कार्यक्रम का यहाँ पर उद्देश्य बताया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, एहलान मोदी कार्यक्रम ये हुआ है अबू धाबी में, जो कि कहाँ पर है? UAE में। अब अबू धाबी कहाँ पर है? तो एशिया कॉन्टिनेंट में ये आता है। मुद्रा जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है वो होती है दिरहम। प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और राष्ट्रपति यहाँ पर जो है वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, राइट। फिर महास्वप्नकुडू नामक पुस्तक का विमोचन ये किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन ये किया है N चंद्रबाबू नायडू। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये विमोचन तो किया है N चंद्रबाबू नायडू ने, लेकिन इसके लेखक कौन है? तो लेखक है पत्रकार P विक्रम, और इसका मतलब होता है एक महान दूरदर्शी। और इस पुस्तक के अंदर जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू, इनके शानदार करियर को ये प्रदर्शन करती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ ये किया गया है? तो देखिए, विश्व की पहली हवाई टैक्सी की बात करें तो इसका शुभारंभ ये कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसकी क्षमता कितनी है? तो देखिए, 4 यात्रियों और एक पायलट को ये आराम से बिठा सकती है, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया। और साथ ही में इसकी जो रेंज है वो है अधिकतम 161 किलोमीटर, और इसकी जो गति है वो है 321 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट, इसके लाभ क्या है, अगर हमने एयर टैक्सी या फिर हवाई टैक्सी की शुरुआत की है, तो पहली तो ये कि शोर का स्तर जो है वो कम होगा। इसके अलावा जो यात्रियों को काफ़ी सुविधाएं भी मिलेंगी, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल शहरी गतिशीलता का भी समाधान होगा। और इसके अलावा दुबई की शहरी गतिशीलता परिवर्तन में एक लाभ महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित करते हुए ये माना जा रहा है कि 2026 तक इसके परिचालन करने की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है, राइट। फिर नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए किस रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना कि नीति आयोग ने जो है बेसिकली अभी जो जितनी भी बैरन लैंड होती है, जो बंजर भूमि होती है, उसकी हरियाली और उसको बहाली करने के लिए जो रिपोर्ट और पोर्टल को अनावरण किया है उसका नाम है ग्रो पोर्टल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट यानी कि ग्रो और पोर्टल का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य है पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ भूमि उपयोग में प्रयासों को बढ़ावा देना। अब आती है बात नीति आयोग की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म आपको पूछ लेनी है, याद कर लेनी, क्योंकि यहाँ पर ना ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो बहुत ध्यान से समझना, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष कौन है इसके? नरेंद्र मोदी जी। स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 2015 में, और इसके जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं तो वो है श्री सुमन बेरी, और CEO तो ये है VR सुब्रमण्यम। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, तो इसका आयोजन ये हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आयोजन स्थल ये है आपका कहाँ पर? हैदराबाद तेलंगाना। लेकिन कब से कब तक हुआ है? तो ये 9 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ, और ये कब तक चलेगा? 19 फरवरी तक ये चलने वाला है। उद्देश्य क्या है? तो ये है कि पढ़ने की जो संस्कृति है उनको पुनर्जीवित करना, ये इस मेले का बेसिकली एक उद्देश्य है। तेलंगाना न्यूज़ में है, तो तेलंगाना की बात कर लेते हैं। राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री अभी बने थे रेवंत रेड्डी जी। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है तमिलिसाई सौंदरराजन, ये भी ध्यान रखना है। और स्थापना की बात करें तो 2014 में 2 जून को इसकी स्थापना की गई थी। फिर किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल ये घोषित किया है? तो देखिए, गुप्तेश्वर वन की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा उड़ीसा में, और ये उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल यहाँ पर घोषित किया जा चुका है। नाम क्या है इसका?
नाम है इसका गुप्तेश्वर वन। अब देखिए उड़ीसा के जो कोरापुट जिले हैं वहाँ पर गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटे प्राचीन गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा विविधता विरासत स्थलीय जो है वो घोषित किया गया। अब ये तो है चौथा, लेकिन उससे पहले जो 3 थे वो कौन थे? तो एक थे मंशुरु पहाड़ियाँ जो कि कंधमान जिले में है, फिर है महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ जो कि गजपति जिले में है, और एक है गंधमर्दन पहाड़ियाँ जो कि बोलांगीर और बारगढ़ जिले में देखने के लिए मिलेंगी। और अब ये चौथा बन गया है कौन सा? गुप्तेश्वर वन। फिर है विश्व बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें विश्व बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक आती है 38वीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जारीकर्ता कौन है? तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक इसको इशू करता है। टॉप 2 कंट्रीज़ ये हैं सिंगापुर और फिनलैंड, और इसमें भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है, और लास्ट टाइम यानी कि 2018 में भारत की रैंक थी 44। फिर है विश्व दलहन दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस की बात करें तो ये कब मना है? तो ये बेसिकली मनाया गया है 10 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। थीम क्या है इसकी? तो थीम है दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग यानी कि पल्सेस, नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। उद्देश्य क्या है इसका? तो स्थायी खाद्य उत्पादन के भाग के रूप में दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना, ये इसका बेसिकली यहाँ पर उद्देश्य है। फिर है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किन देशों को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया? तो देखिए अगर हम बात करें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 की, तो इसमें जो सम्मानित अतिथि के रूप में जिसको शामिल किया गया फिर नामित किया गया वो है भारत, तुर्की और कतर, यानी कि उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए तुर्की, ये तुर्की ही है जिसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है, तो इसको आप तुर्की के नाम से याद रखेंगे। और ये तीनों ही कंट्रीज जो है फिलहाल विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में नामित की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आयोजन तिथि क्या थी? तो 12 से लेकर 14 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, और इसका विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी कि शेपिंग द गवर्नमेंट ऑफ द फ्यूचर। फिर है किस देश को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में प्रतिष्ठित नोवा गोबोटेक प्राइज प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है भारत को। अब ये दिया क्यों गया है? तो देखिए सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए भारत को ये पुरस्कार दिया गया है। अब जो यूएई है उसकी सरकार के द्वारा स्थापित ये वार्षिक पुरस्कार रचनात्मक और नई खोजों के लिए दुनिया भर की सरकारों, संगठनों और केंद्रों को दिया जाता है, और भारत ने ये पुरस्कार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेवाओं की श्रेणी में जीता है। फिर एक किस देश के राष्ट्रपति ने बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो देखिए बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले के चलते अपने पद से इस्तीफा ये दिया है हंगरी की राष्ट्रपति, नाम है इनका कैटलीन नोवाक ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हंगरी की बात करें तो यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी आपको देखने के लिए मिलेगी कहाँ पर? यहीं पर है बुडापेस्ट, और मुद्रा जहाँ यहाँ पर इस्तेमाल होती है वो क्या है? तो वो है इसकी फॉरेंट, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं विक्टर ऑर्बन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है फरवरी 2024 में चेन्नई एटीपी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए फरवरी 2024 में चेन्नई एटीपी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब ये जीता है सुमित नागल ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसको ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए चेन्नई जो है वो एटीपी ओपन टूर्नामेंट जो है वो टेनिस खेल से संबंधित है। उपविजेता इसके कौन है? विजेता है सुमित नागल, और उपविजेता तो ये इटली से है लूका नारदी। आयोजन ये हुआ था इसका चेन्नई तमिलनाडु में, और चेन्नई एटीपी ओपन टूर्नामेंट्स में जीत के साथ सुमित नागल जो है वो पहली बार एटीपी रैंकिंग में टॉप शो में शामिल हो गए हैं। और पुरुष युगल विजेता ये कौन है? तो वो है राजकुमार रामनाथन और साकेत मोएनेनी। फिर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया के सबसे बड़े रिफ्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन शुरू किया है। अब यहाँ पर पूछा गया कि किस राज्य में स्थित है?
तो ये आपका स्थित है खावड़ा कच्छ गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्थापना किसने की है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और बिजली उत्पादन ये किसके द्वारा करता है? तो सोलर और विंड एनर्जी के द्वारा ये जो है यहाँ पर बिजली का उत्पादन करता है। और प्लांट की कुल क्षमता है 30 गीगावाट, यानी कि लगभग 1.8 करोड़ घरों को बिजली ये दे सकता है। और ये कितने मतलब एरिया में स्थित है? तो ये 726 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्थित है। फिर है भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इम्पॉर्टेंट है, तो इनका नाम था दत्ताजी राव गायकवाड़। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दत्ताजी गायकवाड़ की बात करूँ तो भारत के लिए 9 साल के टेस्ट करियर में इन्होंने 11 मैच खेले हैं और जिसमें 4 में इन्होंने कप्तानी की थी। फिर चर्चा में रही कार टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो कार टी सेल थेरेपी का संबंध ये आता है किससे? बेसिकली इसका संबंध होता है कैंसर से। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब कार टी सेल में कार का मतलब होता है शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, तो ये भी ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है? तो देखिए कार टी सेल थेरेपी में उपयोग ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा जैसे ब्लड कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसकी प्रक्रिया में क्या होता है कि टी कोशिकाओं में को एक रोगी के रक्त से लिया जाता है और फिर एक विशेष रिसेप्टर के जीन को प्रयोगशाला में टी कोशिकाओं से संयोजित किया जाता है जो रोगी की कैंसर कोशिकाओं को एक निश्चित प्रोटीन को लक्षित करता है और फिर इस तरीके से जो है वो उसको इफेक्टिव ये बनाता है। तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बात है ये कैंसर की, तो विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को और थीम है इसकी क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। फिर है दोसमोचे महोत्सव, ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दोसमोचे महोत्सव की बात करें, इसका आयोजन ये हुआ है लेह लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए दोसमोचे क्या है? बेसिकली जो बलि के बकरे का त्यौहार के रूप में इसको जानते हैं और इसमें लद्दाख की सबसे लोकप्रिय प्रार्थनाओं में से एक में इसको शामिल किया गया है। ये त्यौहार शहर को बुरी आत्माओं से शुद्ध करने के लिए मनाया जाता है, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोसमोचे महोत्सव ये हुआ है लेह लद्दाख में। लद्दाख की बात करें, राजधानी है लेह, जिले हैं 2, लद्दाख के उपराज्यपाल तो ये है बी.डी. मिश्रा और केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 में इसको जो है एक यूटी का यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का यहाँ पर दर्जा दिया गया और इसी के साथ में जम्मू कश्मीर को भी यूटी का दर्जा जो है वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया? तो देखिए दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये हुआ है हैदराबाद तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी। उद्घाटन किसने किया? तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने और केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन किया गया। और हैदराबाद तेलंगाना में यह संगीत नाटक अकादमी का दक्षिण भारत का पहला केंद्र है, ये ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य है दक्षिण भारत की संस्कृति जैसे कि संगीत, नाटक, नृत्य कलाओं को वापस से प्रोत्साहन देना, ये इसका उद्देश्य है। फिर है विश्व रेडियो दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस 2024 ये मना है कब? तो ये मना है 13 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगेन थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म रखने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है पेटीएम ने। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी देखिए पेमेंट जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, आरबीआई ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, तो इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में ये है, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि किस ने अपना नाम जो है पाई प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। तो ये क्या है? पेटीएम ने। तो पेटीएम की बात करें, स्थापना इसकी 2010 में की गई थी, मुख्यालय इसका उत्तर प्रदेश के नोएडा में है और इसके जो अध्यक्ष या फिर आपके संस्थापक तो ये थे विजय शेखर शर्मा। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें छात्रों के लिए कौन सी आईडी को लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है आपार। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री
और ये बेसिकली वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी यानी कि अपार आईडी के अंतर्गत आया है, अपार आईडी को, ठीक है। और महत्व क्या है इसका, इससे एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन जैसी सुविधाओं के साथ साथ ही स्टूडेंट को अपना रिकॉर्ड एक साथ रखने में आसानी होगी। और ये 12 नंबर का एक डिजिटल यूनिक कोड होगा जो पूरी तरीके से आधार कार्ड की तरह यहाँ पर होने वाला है। फिर है ह्यूरॉन इंडिया 500 सूची में भारत के सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है, तो ये बनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये तो टॉप कंपनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड और थर्ड नंबर पर कौन है, तो ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और तीसरे नंबर पर आता है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो सीईओ है इसके आधार पूनावाला, संस्थापक थे साइरस एस पूनावाला, स्थापना इसकी हुई थी 1966 में और मुख्यालय इसका पुणे महाराष्ट्र में। फिर है 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है, तो देखिए 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए जो केंद्र सरकार है उसने शुरू किया है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसकी शुरुआत की है केंद्र सरकार ने, जिसमें हर 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त यहाँ पर दी जाएगी। उद्घाटन किसने किया है, तो ये किया प्रधानमंत्री जी ने। और शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो 13 फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत हुई। और उद्देश्य ये क्या है, इस योजना के तहत टॉप फाइनिंग सोलर स्कीम के जरिए मुफ्त बिजली दी जाएगी और इसका मकसद होगा सतत विकास और लोगों की भलाई को आगे बढ़ाना। लॉन्च किसने किया था, तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव जो है श्री एस कृष्णन ने इसको लॉन्च किया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर किस आईआईटी ने एडवांस नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ के उपयोग के लिए स्वास्थ्य परियोजना शुरू की है, तो देखिए स्वास्थ्य परियोजना इसकी शुरुआत ये किसने की है, तो ये की है आईआईटी गुवाहाटी ने। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्वास्थ्य परियोजना का पूरा नाम तो ये क्या है, स्मार्ट वेरेबल एडवांस नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ केयर ASIC। और इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य उन्नत नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स थेरानॉटिक्स उपकरणों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल में प्रगति करना। फिर विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन किप्टम का फरवरी 2024 में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था, तो ये बिलोंग करते थे केन्या से। ऑप्शन नंबर बी। फिर केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 फरवरी 2024 को 2 दिवसीय 100 क्यूब स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ ये कहाँ किया है, तो ये हुआ है IIT भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी। और इसका लक्ष्य क्या है, तो 2036 तक प्रत्येक 100 करोड़ रुपए के मूल्यांकन के साथ में 100 स्टार्टअप्स को बनाना, ये इसका उद्देश्य है। फिर किस देश ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया जिनकी पहले मौत की सज़ा माफ़ की जा चुकी थी, तो देखिए जो 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक थे इनको रिहा किसने किया है, तो ये किया है कतर ने। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये जो थे वो जेल में क्यों थे, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। तो जासूसी का आरोप इनके ऊपर लगा था कतर के अंदर, तो इसीलिए इनको उम्र कैद की सज़ा वो वहाँ पर काट रहे थे, लेकिन इससे पहले उनको फांसी की सज़ा दी गई थी जो कि माफ़ की जा चुकी थी, लेकिन फिर उसको तब्दील किया गया था किसमें, उम्र कैद में। और अब फाइनली उम्र कैद की सज़ा को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया और उन्हें कम्प्लीटली रिहा कर दिया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कतर की बात कर लेते हैं। राजधानी है दोहा, मुख्य मुद्रा है यहाँ की रियाल। अमीर शेख यहाँ पर कौन है, तो शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। और जो कतर पर थानी राजवंश का शासन है ये ध्यान रखेंगे। और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। कतर की आप लोकेशन देख सकते हो, ये आपका कतर है जो सऊदी अरब के ऊपर आप देखोगे, UAE से थोड़ा सा ऊपर, द गल्फ यहाँ पर बीच में पड़ता है, तो यहीं पर आपका क्या है, कतर है। फिर अलास्का के किस प्रायद्वीप में दुर्लभ वायरल बीमारी जिसको हम जानते हैं अलेक्सा पॉक्स के नाम से, इसकी पहली मृत्यु की सूचना मिली है, कहाँ पर, कौन से प्रायद्वीप पर, तो उसका सही आंसर है केनाई प्रायद्वीप। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी अलास्का पॉक्स क्या है, तो देखिए वैज्ञानिकों के अनुसार जो अलास्का में फैलने के कारण इसको पहले नाम दिया गया अलास्का पॉक्स, ये ध्यान रखेंगे।
और एक वायरल संक्रमण है जो इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी शिकार बना रहा है, और इसका वैज्ञानिक नाम है ऑर्थोपॉक्स वायरस। ये एक ईंट के जैसा लगता है और जब शरीर पर इसका हमला होता है तो शरीर पर छोटे छोटे पॉक्स यानी कि दाने ये बना देता है, जो कि गंभीर रूप से घाव भी बन जाते हैं। और एक नया वायरस है, इसका कोई भी अभी तक इलाज या फिर कोई भी वैक्सीन दवा नहीं है। इसके अलावा देखिए हमारी पीडीएफ है रवि सर की करंट अफेयर की जनवरी की लॉन्च हो चुकी है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको मंथली करंट अफेयर का पूरा कंपाइलेशन देखने के लिए मिलेगा। और एक है आपकी यहाँ पर पॉलिटी की पीडीएफ, जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इन दोनों को ही आप परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जो कि है रवि स्टडी IQ GK के नाम से, इसका प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। जल्दी इसमें आपके लिए क्विजेस पीडीएफ एंड ये सब हम अपलोड करेंगे, आप इसको भी जाकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए जो कि है www.ravibookspdf.com। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। फिर है भारत और किस देश की ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त रक्षा सहयोग समिति यानी कि जिसको हमने बोला है JDCC, इसकी पहली बैठक का आयोजन किया है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है किगाली रवांडा में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? फरवरी 2024 में किगाली में हुआ है और उसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा करना और साथ ही प्रशिक्षण सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा औद्योगिक सहयोग सहित विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तृत चर्चा करना। रवांडा की बात करें कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। राजधानी इसकी किगाली है, मुद्रा इसकी रवांडा फ्रैंक है और प्रधानमंत्री हैं इसके एडवर्ड नागरी रेंटे। फिर किस राज्य ने काजी नींबू यानी कि खट्टे नींबू को राजकीय फल यहाँ पर घोषित किया है? तो देखिए अगर हम बात करें काजी नींबू को यानी कि खट्टे नींबू को किसने राजकीय फल घोषित किया है? तो ये किया है किसने? असम सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए राजकीय फल आया है, आपने सुना होगा डॉल्फिन के बारे में। तो डॉल्फिन को भी राजकीय जीव मतलब जलीय जीव ही किसने घोषित किया था? तो ये उत्तर प्रदेश ने घोषित किया था। ये आप इसमें यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। असम की बात करें, राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया और उच्च न्यायालय ये पड़ता है इसका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। फिर किस राज्य में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय लघु चाय धारक परिसंघ का सत्र आयोजित किया गया? तो ये हुआ है गुवाहाटी असम में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। आयोजन ये कब से कब तक? 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक हुआ है और संस्करण था इसका 25वां। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें निर्णय क्या लिया गया? तो इसमें निर्णय लिया गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय चाय लघु धारक परिसंघ है इसका मुख्यालय चीन से स्थानांतरित होकर भारत में किया जाएगा और भारत ने अगले 2 वर्षों यानी कि 2024 से 26 के लिए यूनाइटेड किंगडम से खाद्य और कृषि संगठन चाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है और सत्र की अध्यक्षता की है किसने? चाय बोर्ड भारत के उपाध्यक्ष सौरभ पहाड़ी ने। फिर भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 ये मना है कब? ये मना है 13 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए ये किसका बर्थडे होता है? तो सरोजनी नायडू का जन्मदिवस होता है 13 फरवरी। इस बार की थीम थी इंस्पायर इंक्लूजन। और अगर हम बात करें सरोजनी नायडू जी की तो इनके 2 उपनाम हैं जो कि है भारत कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। 1925 में सरोजनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष ये बनी थी और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। अब ये थी पहली भारतीय महिला, लेकिन ओवरऑल बात करें तो वो थी एनी बेसेंट। और सरोजनी नायडू ने सविनय आंदोलन के दौरान और भारतीय जोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। देखिए ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए वो तो था राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये मनाए हर साल 8 मार्च को। फिर महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो महासागर और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन को लॉन्च किया है किसने? तो ये क्या है? नासा अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। उद्देश्य इसका महासागरों का विशाल विस्तार और पृथ्वी के वायुमंडल को समझना और जलवायु परिवर्तन को समझने और उससे लड़ने के लिए महत्वपूर्ण रहस्य को खोजना। अब यहाँ पर पेस नाम आया है तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है प्लैंकटन, एरोसॉल, क्लाउड और
ओशन इकोसिस्टम, तो यहाँ पर ये बन जाता है क्या, बेस। नासा की अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इसको लॉन्च किया। तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी और अध्यक्ष इसके बिल नेल्सन। फिर है विश्व यूनानी दिवस 2024, ये कब मनाया गया? तो ये मना है 11 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। थीम इसकी क्या है? यूनानी चिकित्सा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, यानी कि यूनानी मेडिसिन, वन अर्थ वन हेल्थ। फिर है फरवरी 2024 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर ए। पद्मश्री ने कब मिला? 2023 में। किस फील्ड में? जेनेटिक्स के फील्ड में। और डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा ने 1968 में एम्स दिल्ली में भारत का पहला आनुवांशिक केंद्र भी स्थापित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर है भारत में पहली बार किस कंपनी ने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल किया है? तो 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप ये हासिल किया टाटा ग्रुप्स ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। टाटा ग्रुप की बात करें, स्थापना हुई थी 1868 में। मूल संगठन इसका है टाटा सन्स। संस्थापक थे जमशेद जी टाटा। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। और वर्तमान में चेयरमैन हैं इसके कौन? रतन टाटा जी। और टाटा सन्स की बात करें तो इसके चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है आपका, चेन्नई सुपर किंग ने अपना आधिकारिक स्पॉन्सर ये किसे बनाया है? तो देखिए, चेन्नई सुपर किंग ने अपना आधिकारिक स्पॉन्सर ये बनाया एतिहाद को। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अभी एतिहाद क्या है? तो यूएई की एक राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम है क्या? एतिहाद एयरवेज। और इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा अबू धाबी, जो कि यूएई में है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने सीज़न 2024 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसको? कैटरीना कैफ को। फिर है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया गया है कहाँ पर? देहरादून उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, दिवंगत विपिन रावत जी की बात करें तो देश के पहले सीडीएस थे, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इनकी जो है वो डेथ हो गई थी एक प्लेन क्रैश में। और ये कहाँ पर स्थापित की गई इनकी प्रतिमा? तो ये हुए देहरादून में टॉन्स ब्रिज स्कूल में। अब ये तो थे पहले सीडीएस। वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो ये जनरल अनिल चौहान। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये हुआ है अंडमान एंड निकोबार में। ऑप्शन नंबर ए। उद्घाटन हुआ है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित आईएनएस उत्कृष्ट में। और प्रीसीजन रडार अप्रोच भारी बारिश और कोहरे जैसी कम दृश्यता वाली स्थितियों में विमान को सुरक्षित रूप से उतारने में मददगार होगा। और कम दृश्यता में भी अत्यधिक सटीक, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मार्गदर्शन ये प्रदान करेगा। फिर 15वें आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कब से कब तक हुआ? 19 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में ये हुआ दक्षिण अफ्रीका में। विजेता इसकी टीम है कौन? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता है भारत। संस्करण था इसका 15वां। और ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे ह्यून विबजेन। और भारतीय टीम के कप्तान ये थे उदय शहरन। और ये ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार आईसीसी अंडर 19 का खिताब जो है वो अपने नाम यहाँ पर किया है। ऑस्ट्रेलिया आप लोकेशन देख सकते हो, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। फिर किस देश ने अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन को लॉन्च किया है? तो क्विनलिंग स्टेशन को लॉन्च किया किसने? चाइना ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, रोज सागर में इनएक्सप्रेसिबल आइलैंड पर स्थित है। क्विनलिंग स्टेशन अंटार्कटिका में चीन का 5वां अनुसंधान स्टेशन है, जिसका उद्देश्य है जैविक समुद्री विज्ञान, ग्लेशियोलॉजी, समुद्री पारिस्थितिकी और अन्य वैज्ञानिक विषयों को शामिल करते हुए विविध अनुसंधान गतिविधियों को संचालन करना। चीन की बात कर लेते हैं। राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनबिनबी और राष्ट्रपति तो ये है सी जिनपिंग। फिर आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो ये मना है कब? 12 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया एस सोमनाथ जी को। ऑप्शन नंबर ए।
तो देखिए एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्यों दिया गया? तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके नेतृत्व और नवाचार के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्थापना इसकी हुई थी 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और संस्थापक है इसके विक्रम साराभाई। फिर आपका अगला है क्वेश्चन, टाटा ट्रस्ट ने किस राज्य में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो ये उद्घाटन करने की घोषणा की है मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर? तो मुंबई का एरिया है महालक्ष्मी क्षेत्र, वहाँ पर। लागत लगी है 165 करोड़ रुपए। क्षेत्रफल है 2.2 एकड़ और उद्देश्य है कुत्तों, अस्पताल, खरगोशों और अन्य छोटे जानवरों के लिए 24/7 की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराना। फिर पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य ये बना है सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। घोषणा किसने की है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के द्वारा की गई है और सिक्किम ने 1 अप्रैल 2006 को या फिर उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया। महत्व क्या होगा कि 31 मार्च 1990 को या उससे पहले नियुक्त कर्मचारियों को सिक्किम सेवा पेंशन नियम 1990 के तहत यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। फिर भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं वरुण घोष। ऑप्शन नंबर बी। फिर दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवोन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक ये कौन बनी है? तो ये बनी है सिंधु गणपति। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने स्टेम में भारतीय महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधित्व करने के लिए किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये क्या है? स्वाति पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए। स्वाति पोर्टल का पूरा नाम है साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी कि महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। और ये हुई है कब? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि 11 फरवरी के अवसर पर। कहाँ से? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली से इसकी जो है शुभारंभ ये किया गया है। स्टेम यहाँ पर न्यूज़ में, स्टेम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। अगला क्वेश्चन है आपका, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति ये बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए फिनलैंड की बात करें, महाद्वीप, कौन से महाद्वीप में? यूरोप में ये पड़ता है। राजधानी इसकी हेलेंसिकी है। प्रधानमंत्री हैं पेट्री ऑर्पो और मुद्रा है यहाँ की यूरो। फिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं, इनका नाम है क्या? विमान प्रसाद, जो कि फिजी के डिप्टी पीएम हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में टॉप पर पहुँचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर बी। फिर है फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मोबाइल स्वास्थ्य पहल, किलकारी और मोबाइल अकादमी की शुरुआत की है? तो ये की है महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा, दोनों ए एंड बी। उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को मजबूत करना। अब 2 स्कीम है, पहली है किलकारी, तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए IVRS के माध्यम से साप्ताहिक 72 ऑडियो संदेश वितरित करना, ये इसका उद्देश्य है। और मोबाइल अकादमी पहल का उद्देश्य है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सुलभ मुफ्त ऑडियो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं के ज्ञान और संचार कौशल को बढ़ाना। फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG वितरण को बेहतर करने के लिए किस कंपनी ने प्योर फॉर श्योर के अनावरण की घोषणा की है? तो प्योर फॉर श्योर के अनावरण की घोषणा की है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आयोजन स्थल था इसका गोवा। उद्घाटन है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। उद्देश्य है अंतिम चरण की वितरण अक्षमताओं को समाप्त कर उपभोक्ताओं की संतुष्टि को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ाना। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें, स्थापना हुई थी 1952 में, मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है जी कृष्ण कुमार। फिर किस फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास में आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? तो ये की है ईशा फाउंडेशन ने। ऑप्शन नंबर डी।
तो देखिए ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के राजमंद जिले के नाथद्वारा में है, जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम। 369 फीट है ये। और इसके अलावा आदि योगी की 112 फीट ऊंची प्रतिमा ये आपको तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी देखने के लिए मिलेगी। फिर फरवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति हैंस हिम्बोफ का कैंसर की वजह से 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति थे, तो ये थे नामीबिया के, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखते हैं। नामीबिया की बात कर लेते हैं। महाद्वीप इसका है अफ्रीका, राजधानी है विंडहोक, मुद्रा है नामीबियन डॉलर और प्रधानमंत्री है सारा क्विगोंगोलवा। फिर WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं, तो ये हुए हैं फेफड़ों के कैंसर के मामले, यानी कि लंग्स कैंसर से संबंधित मामले। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाता है, 4 फरवरी को, जारी करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और रिपोर्ट 2022 के अनुसार फेफड़ों के जो कैंसर है उसमें सर्वाधिक सामान्य है, लगभग 2.5 मिलियन नए मामले देखने के लिए मिले हैं, जिसमें कुल मामलों का ये 12.4% बैठता है। और महिलाओं में होने वाला स्तन कैंसर दूसरे नंबर पर आता है, जिसमें 2.3 मिलियन मामले देखने के लिए मिले हैं, यानी कि लगभग 11.6 यहाँ पर मामले देखने के लिए मिले हैं। फिर टाटा डिजिटल्स के नए CEO और MD ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं कौन, नवीन टहलियानी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट्स का ब्रांड एम्बेसडर ये किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त हुए हैं नरेंद्र कुमार यादव। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया नीम हंस को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। नीम हंस का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। क्यों दिया गया, तो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। WHO की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1948 में, मुख्यालय है जेनेवा में, महानिदेशक है टेड्रोस एधनॉम और अभी वर्तमान में अध्यक्ष देश है कितने सदस्य, तो ये है 194। फिर है नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया है, तो ये क्या है हमारे देश के राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने। ऑप्शन नंबर बी। आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। मंत्रालय इसका जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान ट्राइफेड में हुआ है। और उद्देश्य क्या है इसका, तो देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास, ये इसका उद्देश्य है। फिर भुवनेश्वर में बारामूला अंतरराज्यीय बस टर्मिनल यानी कि ISBT का नाम ये किसके नाम पर रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर फरवरी 2024 में विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। आयोजन प्रगति मैदान में हुआ है। आयोजन तिथि है 10 से 18 फरवरी और गेस्ट देश यानी कि गेस्ट कंट्री है सऊदी अरब और थीम है इसकी मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग ट्रेडिशन, यानी कि बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। फिर सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए पहले ये अवार्ड दिया गया था भारत को, लेकिन उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, तो फिर संयुक्त रूप से इन दोनों टीम को यहाँ पर घोषित कर दिया गया विजेता। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। संस्करण इसका 5वां था, आयोजन इसका होता बांग्लादेश में। सैफ की बात कर लेते हैं, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना हुई थी 1997 में। मुख्यालय है ढाका में। अध्यक्ष है काजी सलाउद्दीन और महासचिव है अनवरुल अल हक हेलाल, तो ये इसके यहाँ के महासचिव हैं। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप मोस्ट 70 क्वेश्चन। होपफुली आपको सभी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे। इसके अलावा आता है टेस्ट का टर्न। अब आपसे मैं पूछूंगी टेस्ट के कुछ क्वेश्चन जिसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के अध्यक्ष कौन बने हैं। इसके अलावा आप मुझे बताओगे कि उपाध्यक्ष भी कौन बने हैं, ये भी आप मुझे बताओगे। फिर है ICG के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ICG के नए अध्यक्ष इसके बारे में भी आप मुझे बताओगे। जितनी भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप बता सकते हो रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। इसके अलावा PDF और ऐप ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ पर रखा गया आप सभी के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।